My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा था और आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अन्य जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं NEP 2020 के ऊपर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। चलिए विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट किया जाए और आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कब तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात या 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का लक्ष्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सभी लोगों ने NEP की पढ़ा होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का डॉक्यूमेंट्स पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसको 100% करना है। तो कब तक उसका लक्ष्य रखा गया है? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, A 2025 तक, B 2030 तक, C 2035 तक या D 2040 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 40 नहीं, 35 नहीं, 25 नहीं, कब तक का? 2030 तक। तो इस तरह से B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? To increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% to 50%। प्रिय विद्यार्थियों, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन की हम लोग बात करें तो 2018 के अनुसार 26.3% है हमारे देश में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बात की गई है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, चाहे हायर एजुकेशन और उसमें वोकेशनल एजुकेशन को लेते हुए, तो उसको 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या GER 50% करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो उस लक्ष्य की पूर्ति कब तक की जाएगी या वो लक्ष्य कब तक के लिए है, यही प्रश्न है। और इसके ऑप्शन जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। A है 2025 तक, B है 2030 तक, C है 2035 तक और D है 2040 तक। तो क्या होगा इसका उत्तर? प्रिय विद्यार्थियों, 2025 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है। NEP 2020 यदि आप लोग देखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो सकल नामांकन अनुपात है या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसको हम सभी लोग 50% तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और इसके बारे में कहा गया है कि ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ खोलने पड़ेंगे, कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे और जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो GDP का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या
33 कहता है कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए बनी थी, वो कब बनी थी, ये प्रश्न। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1960 में या डी 1968 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, कब बनी थी जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, वो कब बनी थी? 1947 में नहीं, 50 में नहीं, 60 में नहीं, कब बनी थी? 1968 में बनी थी। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1968 में हमारे देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? प्रिय विद्यार्थियों, जैसे वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हम लोग बात करते हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। तो उसी तरह प्रश्न है कि भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसकी घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, सी इंदिरा गांधी के द्वारा या डी मोरारजी देसाई के द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही सरल प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो क्या होगा? नेहरू जी के द्वारा नहीं थी, शास्त्री जी के द्वारा भी नहीं थी, मोरारजी देसाई के द्वारा भी नहीं थी, किसकी थी? इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है, आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो 1968 में हुई थी, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसकी घोषणा कब की गई थी? और इसके ऑप्शंस, ए 1980 में, बी 1983 में, सी 1986 में या डी 1992 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा? जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 80 में नहीं, 83 में नहीं, 92 में नहीं, बल्कि 1986 में आई थी। तो 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36 कहता है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत भारत में हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु प्रथम कमीशन या प्रथम कमेटी या प्रथम आयोग कौन सा गठित किया गया था? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए राधा कृष्णन आयोग 1948 टू 49, बी मुदालियर आयोग 1952 टू 53, सी कोठारी आयोग 1964 टू 66 या डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? स्वतंत्रता के उपरांत हमारे देश में हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे पहला आयोग गठित किया गया तो कौन सा था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 नहीं था, कोठारी आयोग भी नहीं, मुदालियर भी नहीं, कौन सा था? राधा कृष्ण आयोग था, जो हमारे देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आपने सुना होगा, जिनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो उन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए इसको राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37 कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई थी? प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी वर्तमान शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसकी मंजूरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की कैबिनेट में कब हुई थी? इसके ऑप्शंस आए आपके, ए 30 जुलाई 2020, बी 29 जुलाई 2020, सी 31 जुलाई 2020 और डी है 28 जुलाई 2020। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा था। तो कब दी गई थी? 28 जुलाई नहीं, 31 जुलाई नहीं, 30 जुलाई नहीं, कब दी गई थी? 29 जुलाई 29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38 कहता है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कितने वर्षों बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 आई। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? 1986 में आई थी, और वर्तमान शिक्षा नीति 2020 में आई है। तो बस सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कितने वर्षों बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई है? और इसके ऑप्शन हैं ए 30 वर्ष बाद, बी 31 वर्ष बाद, सी 32 वर्ष बाद और डी 34 वर्ष बाद। तो सीधा सीधा पर विद्यार्थियों, यदि हम लोग 2020 में से 1986 को माइनस कर देते हैं तो आता है 34। इसका मतलब ये होगा कि 34 ईयर बाद, 34 वर्ष बाद। तो इस तरह से जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 34 वर्ष बाद, 34 आफ्टर 34 ईयर्स, 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा समिति था या ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर विद्यार्थी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, उसके अध्यक्ष कौन है या कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं आपके ए JKM सुब्रमण्यम, बी TRS सुब्रमण्यम, डी सी है डॉक्टर M कस्तूरी रंगन और डी है डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जब पढ़ा होगा तो आप ये भी पढ़े होंगे कि इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे विद्यार्थियों? JKM सुब्रमण्यम नहीं थे, TRS सुब्रमण्यम भी नहीं, डॉक्टर M कस्तूरी रंगन नहीं थे, बल्कि डॉक्टर K कस्तूरी रंगन थे। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, वे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो मसौदा समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी कब दी गई? विद्यार्थियों, कैबिनेट के द्वारा मंजूरी किस डेट को NEP 2020 को दी गई थी? यही प्रश्न, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए 30 जुलाई 2020, बी 29 जुलाई 2020, सी 31 जुलाई 2020 या डी 28 जुलाई 2020। तो विद्यार्थियों, कब दी गई थी? इसके पूर्व ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। कब दी गई थी? 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आपका आंसर सही है, 29 जुलाई 2020। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या 41 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस ग्रेड तक या किस क्लास तक, किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा रखने के बारे में कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप लोग देखेंगे तो उसमें मातृभाषा पे बहुत अधिक बल दिया गया है। तो किस कक्षा तक या किस ग्रेड तक शिक्षा के माध्यम को घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा करने के लिए कहा गया है? और इसके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, ए ग्रेड 5 तक, बी ग्रेड 8 तक, सी है कि कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर होगा ग्रेड 8 तक, और डी है कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर होगा ग्रेड 8 और उसके आगे तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा पर बल देने की बात की गई है या घर की भाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा पे, उसमें कहा गया है कि जो पढ़ाई हो वो कम से कम जो है कक्षा 5 तक मातृभाषा में हो, लेकिन बेहतर होगा कि कक्षा 8 तक या ग्रेड 8 तक मातृभाषा में हो, स्थानीय भाषा में, और यदि पॉसिबल हो तो उससे आगे तक भी जो एजुकेशन है छात्रों की, वो क्या हो, उसके मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में हो। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग, तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर होगा ग्रेड 8 और उसके आगे तक की शिक्षा जो है बालकों को या बच्चों को, विद्यार्थियों को उसके घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दिया जाए। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर होगा ग्रेड 8 और उसके आगे तक, एटलीस्ट ग्रेड 5 बट
प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप देखेंगे तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा पे बहुत ही अधिक बल दिया गया है। तो कहा गया है कि विद्यार्थियों का कम से कम 5 तक, बेहतर होगा 8 तक, और उससे आगे तक भी यदि पॉसिबल हो तो बालकों को शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न संख्या 42 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार हेतु सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद का कुल कितना प्रतिशत या कुल कितना निवेश किया जा रहा है। विद्यार्थी प्रश्न और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए 0.69% ऑफ जीडीपी, बी है 1.69% ऑफ जीडीपी, सी है 2.69% ऑफ जीडीपी, डी है 3.69% ऑफ जीडीपी। प्रिय विद्यार्थियों, जो रिसर्च का फील्ड है, रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान और नवाचार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए रिसर्च और इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न वहीं से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत में वर्तमान समय में, करंट टाइम में, रिसर्च एंड इनोवेशन अर्थात अनुसंधान और नवाचार हेतु जो हमारे देश की जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका कितना जो है उस पर रिसर्च एंड इनोवेशन पर निवेश किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, क्या है 0.69% ऑफ जीडीपी निवेश किया जा रहा है। तो इस तरह से बी, सी और डी ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 0.69% ऑफ जीडीपी जो है वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार हेतु जो है खर्च किया जा रहा है हमारे देश में। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत में वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च से प्राय है केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च। तो सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद या हमारा जो जीडीपी है उसका कितना हो रहा है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में सार्वजनिक खर्च कितना हम कर रहे हैं, यही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 1.43% ऑफ जीडीपी के आसपास, बी है 2.43% ऑफ जीडीपी के आसपास, सी है 3.43% ऑफ जीडीपी के आसपास, या डी है 4.43% ऑफ जीडीपी के आसपास। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एजुकेशन पे, शिक्षा पे जो सार्वजनिक खर्च किया जा रहा है वह कितना किया जा रहा है। तो 1.43 नहीं, 2.43 नहीं, 3.43 नहीं, बल्कि 4.43% ऑफ जीडीपी के आसपास इस समय गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला करके जीडीपी का लगभग 4.43%, 4.43% जो है वो खर्च कर रही है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न संख्या 44 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र और राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए काम करेंगे। विद्यार्थियों, जो पिछला प्रश्न था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 4.43% ऑफ जीडीपी के आसपास सार्वजनिक खर्च जो है शिक्षा के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन जब आप करेंगे या 1986 की भी बात करेंगे, 68 की भी बात करेंगे, तो हर जगह यह रिकमेंड किया गया है कि कम से कम जो है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए। वही प्रश्न है यहाँ पे। वो प्रश्न क्या है कि 4% ऑफ जीडीपी, 5% ऑफ जीडीपी, 6% ऑफ जीडीपी या 7% ऑफ जीडीपी, कितना खर्च करना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। तो कहा गया प्रिय विद्यार्थियों 6% ऑफ जीडीपी। 6% ऑफ जीडीपी को खर्च करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी की गई थी, 68 में भी की गई, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी वही बात की जा रही है कि कम से कम 6% ऑफ जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का 6% कम से कम जो है शिक्षा के ऊपर खर्च करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अर्थात जो सार्वजनिक खर्च है शिक्षा के ऊपर वो कम से कम हमारे जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। जो वर्तमान में 4.43% है उसको बढ़ा करके 6% करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं कि ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा, ओडीएल अर्थात ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा जो है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा दैट इज ओडीएल, और ऑनलाइन एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार का मार्ग प्रदान करता है। और इसके ऑप्शन हैं विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। एक कृत्रिम मार्ग एंड आर्टिफिशियल पाथ, बी एक वास्तविक मार्ग या और रियल पाथ, सी है अप्राकृतिक मार्ग या अनेचुरल पाथ, और डी है एक आभासी मार्ग या एक वर्चुअल पाथ। तो फिर विद्यार्थियों ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन जो है यह गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक सुनिश्चित पहुंच करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, और वह जो मार्ग है वो आर्टिफिशियल पाथ नहीं है, रियल पाथ भी नहीं है, वर्चुअल पाथ भी नहीं है, बल्कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, यह एक नेचुरल पाथ है, एक प्राकृतिक मार्ग है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। प्रश्न संख्या 46 कहता है कि विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में क्या स्थापित किया जाएगा। विद्यार्थियों टू कोऑर्डिनेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू वेलकमिंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट्स अराइविंग फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड अर्थात विदेश से आने वाले छात्रों के लिए हमारे देश में उनके स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए किस चीज़ की स्थापना की जाएगी। और इसके ऑप्शंस हैं, ए अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना की जाएगी, बी है अंतर्राष्ट्रीय छात्र कल्याण एवं समर्थन कार्यालय की, सी है अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्वागत कार्यालय की, डी है अंतर्राष्ट्रीय छात्र कल्याण कार्यालय की। ए इज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वेलफेयर एंड सपोर्टिंग ऑफिस, सी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेलकम ऑफिस, एंड डी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस। तो प्रिय विद्यार्थियों विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में क्या स्थापित किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस की स्थापना की जाएगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न संख्या 47 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। और इसके ऑप्शंस हैं, ए भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। विद्यार्थियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ए ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, सही है या गलत। बी भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सी विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किए गए क्रेडिट यहाँ मान्य होंगे। और डी दुनिया के चुनिंदा विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई भी उदारता नहीं बरती जाएगी। तो विद्यार्थियों जब आप एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन करेंगे तो वहां देखेंगे कि उसमें कहा गया है कि भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, सही है। भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यह भी सही है। विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किए गए क्रेडिट हमारे देश में मान्य होंगे, यह भी सही है। जो डी ऑप्शन है कि दुनिया के चुनिंदा विश्वविद्यालयों के भारत के अन्य संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर किसी प्रकार की कोई उदारता नहीं बरती जाएगी, ये गलत है, उदारता बरती जाएगी। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दुनिया के जो भी चुनिंदा विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भारत के
अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर उदारता बरती जाएगी, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। प्रश्न संख्या 48 कहता है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास किस अवस्था के पूर्व हो जाता है। तो विद्यार्थी, एक साइकोलॉजी का भी एक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बालक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास किस अवस्था के पूर्व हो जाता है। और इसके ऑप्शंस हैं ए 4 वर्ष की अवस्था के पूर्व, बी 5 वर्ष की अवस्था के पूर्व, सी 6 वर्ष की अवस्था के पूर्व या डी 7 वर्ष की अवस्था के पूर्व। तो आप सभी लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा इसका, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, बल्कि 6 वर्ष की अवस्था के पूर्व हमारे बालकों का, बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था में 6 वर्ष की अवस्था तक बालकों के न्यूट्रिशन पर, पोषण पर, उसके पर्यावरण पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न संख्या 49 है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 वाली स्कूली शिक्षा के अंतर्गत किस आय के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो 10+2 वाली स्कूली शिक्षा या स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल है 10+2 वाले, उसके अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रखा गया है, ये प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस हैं ए 6 से 21 वर्ष के सभी बच्चों को, बी 5 से 20 वर्ष के सभी बच्चों को, सी 4 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को, या डी है 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप नई शिक्षा नीति 2020 पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है और उसमें 3 से लेकर के 18 वर्ष के सभी बच्चों को सम्मिलित किया गया है 10+2 वाले स्कूली शिक्षा के अंतर्गत। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न संख्या 50 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फाउंडेशनल पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस क्लास या किस कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो ढांचे की बात कर रहे हैं स्कूली शिक्षा की, तो स्कूली शिक्षा के ढांचे से ये प्रश्न है, कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशनल करिकुलम या फाउंडेशनल कोर्स होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसके अंतर्गत किस कक्षा या किस ग्रेड तक की शिक्षा बालकों को प्रदान की जाए। उसके ऑप्शंस हैं ए कक्षा 1 तक, बी कक्षा 2 तक, सी आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल तक, और डी है आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल तथा कक्षा 1 एवं कक्षा 2 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो फाउंडेशनल पाठ्यक्रम है हमारा, फाउंडेशनल पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 तक की भी शिक्षा है, 2 भी है और प्री स्कूल की भी शिक्षा है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल तथा क्लास 1 और क्लास 2, इट इज द राइट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फाउंडेशनल पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों को, बच्चों को आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल की शिक्षा दी जाएगी और उसी के साथ आफ्टर प्री स्कूल कक्षा 1 और कक्षा 2 की भी शिक्षा फाउंडेशनल पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही दी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51। प्रश्न संख्या 51 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप नई शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेंगे या उसके पूर्व भी इसका चर्चा होता है कि ECCE, तो ECCE क्या है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, सी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इवेलुएशन एंड डी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका जो राइट ऑप्शन है ECCE का, वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ये ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इट इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। प्रश्न संख्या 52 इसी से रिलेटेड है, पिछले प्रश्न से ही, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCPF ECCE। NCPF ECCE, और इसके ऑप्शंस हैं आपकी ए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेम
फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सी है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एंड डी है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, NCPFECCE, तो जो लास्ट का ECCE है वो तो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। उसके पहले जो जुड़ा है NCPF, तो NCPF का अर्थ है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इट इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। NCPFECCE is the National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रश्न संख्या 53 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, कब तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा, टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जरूरी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में चर्चा भी किया गया, लक्ष्य भी बनाया गया है कि जो सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम होगा, वो क्या होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त होना। आप हम सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कि संख्या का ज्ञान भी नहीं है, उनके पास मूलभूत साक्षरता भी नहीं है। तो सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना, दैट इज टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल, इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। और इसके ऑप्शंस है ए 2025 तक, बी 2020 तक, सी 2021 तक या डी 2030 तक। तो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये जो लक्ष्य रखा गया है वो उसकी पूर्ति कब तक करने का प्लान बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, वो है 2025 तक। तो इस तरह से आप सभी लोगों में जिन लोगों ने ये ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। 2025 तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न संख्या 54 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक स्कूल या विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात, जिसको हम लोग पीपल टीचर रेशियो कहते हैं, वो कितना सुनिश्चित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। जब हमारा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उचित होता है तभी क्लास में या कक्षा में या विद्यालय में शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे पाते हैं और वहाँ पर एजुकेशन या शिक्षा का कार्य अच्छे से चल पाता है। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात या पीपल टीचर रेशियो PTR प्रत्येक स्कूल या विद्यालय में कितना होगा NEP 2020 के अनुसार। और इसके ऑप्शंस हैं ए 30:1 या 30:1 से कम, अंडर 30:1, बी है 20:1 या 20:1 से कम, अंडर 20:1, सी है 25:1 25:1 से कम या अंडर 25:1, सी है 35:1 से कम या अंडर 35:1। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप NEP 2020 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो पीपल टीचर रेशियो की बात की गई है वो क्या की गई है, अंडर 30:1 या 30:1 से कम। तो इस तरह से ए इज द राइट ऑप्शन। एक शिक्षक के अनुपात में 30 विद्यार्थी होंगे या 30 विद्यार्थी के अनुपात में या 30 विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक स्कूल में या विद्यालय में हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्न संख्या 55 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, दैट इज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात, दैट इज पीपल टीचर रेशियो या PTR कितना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है, अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालकों की संख्या या बच्चों की संख्या अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में जो PTR होगा, पीपल टीचर रेशियो होगा, वो कितना सुनिश्चित किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके प्रिय विद्यार्थियों, ए 40:1 से कम, अंडर 40:1,
यहाँ पे होगा अंडर 40:1। बी है 20:1 से कम अर्थात 20:1 से कम अंडर 20:1। सी है 25:1 से कम या अंडर 25:1। और डी है 35:1 से कम या अंडर 35:1। तो फिर विद्यार्थियों जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि जो नॉर्मल क्षेत्र होंगे या नॉर्मल जहाँ पे बच्चे होंगे ऐसे विद्यालयों में जो पीटीआर होगा, पीपल टीचर रेशियो होगा, वो क्या होगा 30:1 से कम होगा, अंडर 30:1 होगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की संख्या अधिक होगी, तो वहाँ पे जो पीपल टीचर रेशियो होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों, वो होगा 25:1 से कम, अंडर 25:1। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो सही है आपका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न संख्या 56 है। बहुत ही चिर परिचित प्रश्न है आपके लिए कि व्हाट इज दीक्षा। दीक्षा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो दीक्षा क्या है या दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। तो दीक्षा इज ए डिजिटलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बी डिजिटल इंस्ट्रक्शन फॉर नॉलेज शेयरिंग, सी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंटेंट शेयरिंग, या डी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों दीक्षा का पूरा नाम क्या है, आप सभी लोग परिचित भी होंगे। क्या है इसका दीक्षा का पूरा नाम? दीक्षा का पूरा नाम है प्रिय विद्यार्थियों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका आप लोग हमेशा याद रखिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा। दीक्षा ऐप के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जहां पे लोग अपना ई कंटेंट डालते हैं, वीडियो बना के डालते हैं या फिर अन ई कंटेंट डालते हैं। तो दीक्षा एक ऐप भी है। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा ऐप पे यदि आप जाएंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा और ढेर सारे ई कंटेंट आपको मिलेंगे जो कि अधिकांशतः रिलेटेड होंगे स्कूल एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न संख्या 57 जो है वह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या जीआर है वो कितना प्रतिशत है। तो विद्यार्थियों वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें कही गई हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि वर्तमान समय में क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का जीआर या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है। उसके ऑप्शन है ए 100%, बी 99.9%, सी 95.9% या डी 90.9%। तो क्लास 6 से लेकर 8 तक, कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक जो जीआर विद्यार्थियों क्या है 100 नहीं, 99 नहीं, 95 बल्कि 90.9% है, अर्थात 90.9% है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का। अगला प्रश्न विद्यार्थियों इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि कक्षा 9 से लेकर के 10 तक का जो जीआर है वो कितना है। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का जो जीआर है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 90.9% है। यहाँ अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि क्लास 9 10th का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है। तो इसके ऑप्शन है ए 75.3%, बी 69.3%, सी 79.3% या डी 89.3%। तो फिर विद्यार्थियों क्या होगा, जिसका राइट ऑप्शन है वो 75.3 नहीं है, 69 नहीं है, 89 भी नहीं है, क्या है 79.3% है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हाई स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं क्लास 9-10 का। तो क्लास 9-10 या हाई स्कूल का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वो कितना है 79.3% है। अगला प्रश्न जो है वो भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59, प्रश्न संख्या 59 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्लास 11-12 या जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं, तो कक्षा 11-12 का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या जीआर कितना है। तो इंटरमीडिएट का वर्तमान समय में जीआर कितना है, यही प्रश्न है और इसके ऑप्शंस हैं आपके ए 56.5%, बी 57.5%, सी 58.5% या डी है 59.5%। तो विद्यार्थियों क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कक्षा 11-12 का 59 नहीं, 58 नहीं, 57 नहीं, बल्कि इंटरमीडिएट का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इसमें
56.5% है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 56.5% है इंटरमीडिएट का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो या सकल नामांकन अनुपात। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज स्वयं? स्वयं क्या है? स्वयं का पूरा नाम क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, स्वयं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है: ए स्टडी वेबसाइट ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, बी है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडसेट, सी है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, या डी है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वयं का जो पूरा नाम है वो क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। याद रखिएगा हमेशा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्वयं आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक वेबसाइट है जहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ करके देख पाएँ, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।